बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जहाँ पर हमने देखा है कि कोरोना केसेस की मुसलसल जो तादाद है पाकिस्तान में वो बढ़ती जा रही है, अमवात की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर कल एक अच्छी खबर ये आई कि वैक्सीन के हवाले से असद उमर साहब ने कहा है कि ईद के बाद तमाम पाकिस्तानी जो भी 18 साल से प्लस होंगे वो रजिस्टर करवा सकेंगे। बिल्कुल रजिस्टर तो करा सकेंगे, लेकिन क्या इतनी कंसाइनमेंट्स और खेप अवेलेबल है वैक्सीन की? ऐसे ना हो कि तमाम लोग जब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां पहुंच जाएं तो रश ज्यादा हो जाए, और जो सिस्टम एक डेवलप हुआ है जिसकी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो फिर आपके ही अगेंस्ट यूज होना शुरू हो जाए। तो आई थिंक ये जो सिस्टम डेवलप किया है उसको बेहतर तरीके से हैंडल करना होगा। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे डस्का में कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक अहम मार्का जिसके इंतखाबात जो है वो अब दोबारा कल होने जा रहे हैं, और उसमें अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी नजर आता है। और एक्चुअली इंतजामात जो हैं वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे कि इस दफा दोबारा अगर इंतखाबात कराए जा रहे हैं तो उसमें इंतजामात कैसे। और दोबारा इंतखाबात इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि जो ये डस्का NA-75 है ये बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन बन गया था, धांधली के इल्जाम थे, बहुत से प्रॉब्लम्स थे। इस पर भी हम बात करेंगे, दीगर पॉलिटिकल इशूज़ उन पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले देखते हैं टॉप स्टोरीज में आज हमारे पास क्या है। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे जी पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है। उम्मीद है जहांगीर तरीन को हवाई जहाज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहना था राना सनाउल्लाह जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर इसके जवाब में फिरदौस आशिकवान ने कहा कि जहांगीर तरीन को PTI का अहम सतून करार देते हैं। कहती हैं कि पंजाब हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का अहम किरदार रहा है, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 105 अमवात और 24 घंटों में 5312 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फिर NA-75 डस्का इलेक्शन कौन जीतेगा? NA-75 में नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला कल होने जा रहा है। दोनों पार्टियां कामयाबी के लिए पुरएतमाद दिखाई देती हैं। इसी के साथ साथ आज के शो में हम डिस्कस करेंगे साल 2020 में पाकिस्तान के 4 सूबों और इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मजमूई तौर पर 2960 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और एक अहम मामला, हर पार्टी का जो ये मोटो भी रहा है, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट गैर फाल अब क्यों हो गया है, जो कि कहा जा रहा था कि इसको फॉल किया जाएगा। अफसरान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जाने के लिए ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है। असल हकीकत क्या है, इस पर भी आज बात करेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आज का प्रोग्राम बाकायदा हम शुरू करते हैं, और जो एक मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो जहांगीर तरीन से रिलेटेड है, जिस पर कुछ लोग जो है वो अपनी सियासत भी चमका रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है कि जब विद इन पार्टी और वो पार्टी जो गवर्नमेंट के अंदर हो उसके अंदर ग्रुपिज्म का शिकार उसके मेंबर्स नजर आए। अब राना सनाउल्लाह ने कल जो बात की, उन्होंने कहा कि पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है, तो अगर जहांगीर तरीन नाराज हुए तो फिर इनकी हुकूमत टिकने नहीं पाएगी। बिल्कुल, और राना सनाउल्लाह ने कल ये भी कहा था कि अगर वो चाहते हैं तो वो किसी टाइम भी धरन तख्ता कर सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन क्या ऐसा करेंगे या नहीं, ये भी एक अलग सवाल है। इसके साथ साथ कल फिरदौस आशिकवान ने भी गुफ्तगू की कि ऐसा कुछ भी मसला नहीं है, और उनसे वज़ीर आज़म साहब से अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। फिर कल शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि अपनों से सवाल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एहतसाब यही है कि सबको सवाल किया जाए, जो भी मुतनाज़े हैं उनसे सवाल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनों को छोड़ दें और जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को हम टारगेट करें। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे, और भी बहुत से पॉलिटिकल मसाइल हैं, जैसे सिंध में हम बात कर रहे थे, मरदमशुमारी का इशू जो है वो एक बार फिर से सर उठाने लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है आपके? जी गुड मॉर्निंग सीमल साहब, आप खैर? अल्लाह का शुक्र। ब्रिगेडियर साहब, ये जहांगीर तरीन वाला इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है ग्रुपिज्म का शिकार तो शुरू से ही थी, लेकिन अब बहुत वाज़ेह होता जा रहा है, और हाईलाइट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में है ये पार्टी। क्या लगता है आपको, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब गिले शिकवों के बाद नाराजगी की तरफ जाएंगे, या सिर्फ वो एक जिसे कहते हैं ना कि वार्निंग ही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बात बड़ी क्लियर, क्या अलीम खान जो कि सिटिंग मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट में, उनको पूरे साफ प्रोसेस को गुजर रहे हैं, जेल में जो आए हैं बीच की, तो वजह नहीं है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, ये कि तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है स्कैंडल को, तो उनको भी इंतसाब के लिए अपने आप और ये बहाना नहीं बनाना चाहिए तो कह रहे कि मुझे पीटीआई नहीं देना,
उनको देना है अदालतों ने, नैब कोर्ट्स ने या FIA के कोर्ट्स ने। तो लिहाजा तो ये ड्रामा ना रचाएं जो वो कर रहे हैं कि कुछ MNA और MPs को इकट्ठा करके, मैं समझता हूँ एक किस्म का वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। मानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े क्लोज साथी हैं, मानते हैं कि वो उनकी PTI की बड़ी खिदमत है, ये भी हम मानते हैं कि वो बहुत बड़े फाइनेंशियल डोनर रहे PTI के, लेकिन उनको जो है ये लिंक्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी इसमें है कि वो इंतखाब के मौके को फेस करें। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि पूरी दुनिया को देख रही है कि एक तरफ उनका दोस्त है, एक तरफ उनका वो फाइनेंशियल अपना वो जो डोनर है पार्टी का, और दूसरी तरफ जनाब इत्तेफाक कमल है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो उनका एक मेन स्लोगन ही उनका वही है। तो मेरा ख्याल है वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि FIA को कहा जाए कि गो स्लो ऑन जहांगीर तरीन और बाकियों के खिलाफ। लेकिन FIA ने सट्टाबाज जितने लोग हैं सबको बुलाया है, कुछ को अरेस्ट भी किया है। उन्होंने आके FIA में कहा है कि जनाब कई लोगों ने कि हम बाकी मिलों के साथ जहांगीर तरीन की जो मिले, लेकिन फारूक साहब आपकी बात ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए और किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से चल रही है कि शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान और इसके साथ पंजाब में एक अलग ग्रुप है। तो इस चीज को देखते हुए जो ये तासुर दिया जा रहा है कि इनको कॉर्नर किया गया था जहांगीर तरीन साहब को और इनके लिए कुछ साजिश की गई है और इनको जानबूझकर, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी, उनको फंसाया गया है और उनका नाम जबरदस्ती शामिल करवाया गया है, ये सब बातों का फिर क्या हकीकत है? देखिए, ये बात हम मानते हैं कि शुरू से PTI में खासकर साउथ पंजाब के वाले से, चाहे शाह महमूद कुरैशी हों, फिर उसके बाद ये लाहौर में ये अलीम खान और फिर जहांगीर तरीन, इनकी पावर लॉबीज हैं PTI में, ये तो हम मानते हैं इस बात को। लेकिन और हो ये भी सकता है, चले मैं इसको 100% रूल आउट नहीं करता हूं, हो सकता है कि इन्होंने कोई शरारत की हो, लेकिन जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट है उसके बाद FIA जो है कि जो कि चले बेशक अंडर द प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट में FIA कभी नहीं करेगा कि किसी को नाहक जो है या नाइंसाफी के साथ उसके खिलाफ FIR लेके, FIR करने एक बड़ा सीरियस मामला होता है। और FIA पाकिस्तान की बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, द टॉप मोस्ट अपना इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, और उसको हेड कौन कर रहे हैं? वाजिद जिया, जो मैं समझता हूँ पनामा से हम उनको देख रहे हैं कि वाजिद जिया एक नहायत ईमानदार, कॉम्पिटेंट, अपराइट ऑफिसर है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि वाजिद जिया साहब को इस तरह का गलत काम करेंगे सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जो सपोर्टर हैं जहांगीर तरीन के, वो उनकी कोशिश ये है, चाहे वो MNA हो, MP हो, साउथ पंजाब के हों या सेंट्रल पंजाब के, या वो MP जिनको ये जहादों में बिठा के लेके आए थे इमरान खान की गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनकी कोशिश ये कि किसी तरह रौला डाला जाए और ऐसे हालात क्रिएट किए जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डर के कि कहीं पंजाब की गवर्नमेंट उनकी ना गिर जाए, कोई और रौला इस्लामाबाद में ना पड़ जाए, तो जनाब वो थोड़ा सा ही टेल द FIA टू गो सॉफ्ट ऑन जहांगीर तरीन। अगर ये होगा तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा पाकिस्तान के अवाम का। मेरा कोई जाती है, नेवर मेट जहांगीर तरीन में आए, लेकिन एहतसाब का असूल यही है कि अगर उनको खिलाफ चार्जेस हैं, he should face those charges। बिल्कुल सही, अगर कोई एक्यूजेशंस हैं या एलिगेशंस लगाई गई हैं तो फिर पूरा प्रोसेस जो है उसको फेस करें, इफ यू आर क्लियर एज यू से। लेकिन फारूक हमीद साहब, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो बनती जा रही है, पेशी पर इतने सारे MNAs MPAs उनके साथ गए, उनके घर पर भी खाने चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है, इसको वी कैन नॉट डिनाई। बट एनीवेज लेट्स सी अभी आने वाले फ्यूचर में होता क्या है। जहांगीर तरीन ने तो ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है मुझे ईद से पहले ही गिरफ्तार करना चाहते हैं। सो अगर गिरफ्तारी अमल में आती है उसके बाद सख्त स्टेप लिया जाता है या सिर्फ एक दिखावे के लिए ये तमाम चीजें की गई, वो एक अलग मैटर है। दूसरा मैटर जो हम आपसे बड़ा इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सिंध का है। नई मर्दमशुमारी कराने का मुतालिबा कर लिया है वज़ीर आला सिंध ने, और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात मर्दमशुमारी के तहत कराए जाते हैं। उन्होंने बड़ी लंबी इस पर बात भी की। चारों सूबों को एतराज है उस नताइज पर जो 2017 में हुए। क्या आपको लगता है विफाक अब फाइनली इनका ये मुतालिबा सुन लेगी और मर्दमशुमारी की तरफ जाएगी सिंध में? देखिए, ओवरऑल सिंध का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई कराची की जो मर्दमशुमारी हुई थी, जो सेंसस हुआ था 3-4 साल पहले, जिसमें वो आबादी निकली है 1.5 करोड़, वो कहते हैं ये हमारी आबादी है 3 करोड़, और ये परसिस्टेंट डिमांड चली आ रही है कराची के अवाम की कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई, किसी ने गड़बड़ की है लास्ट सेंसस में। तो पॉपुलेशन सेंसस बिल्कुल आगे, 2.25 साल बाद नए इलेक्शन आ रहे हैं। दिस इज द टाइम कि इस साल चाहे आप पूरे सिंध में करें, इंटीरियर सिंध में करें, या स्पेशली मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जहां जहां कोई डाउट है, ताकि देखना अवाम ने वोट डालने हैं, वो कहते हैं हमें वी डिनाइड आवर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हमारी सीटें कराची में ज्यादा होनी चाहिए थी,
तो बहरहाल होना चाहिए, कम से कम कराची के लिए जरूर एक नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए। और अभी होगा तो क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है ताकि लोग सेटिस्फाइड हों बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस। बिल्कुल सही है फारूक साहब की बात। और इसके साथ साथ फारूक साहब, अगर ये इंटरनल मामलात के बाद अगर हम जरा इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं दुनिया में, रशिया से भी ताल्लुकात में कुछ दोबारा से सर्दमेरी जो थी उसमें बेहतरी आई है। वहीं पर कल एक बड़ा अजीब सा मामला आया कि जब अफगानिस्तान में एक पीस वक्त हमारा जाना था और वहाँ पर जब ये टूर होना था तो इस दौरान लगा कि वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी की वजूहात बनाई गई। ये सिचुएशन क्या हो सकती है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और फिर अगर ये पीस डायलॉग मजीद बेहतर होते हैं इससे कितनी बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरसमेंट है इंटरनेशनल लेवल। जनाब हमारा स्पीकर के डेलीगेशन जाता है और वो आफ्टर सारी प्लानिंग हुई है, दोनों साइड पे रजामंदी है, कोई ऐसे तो नहीं वोट के चले गए कि जी हमारे यहाँ नाश्ता करने के लिए काबुल में नहीं। 10-11 मेंबर थे और हमारे एम्बेसडर जो वहां पे उन्होंने भी उनको ज्वाइन करना था और वो गए हैं पूरे प्लान तरीके से। और उनका वहां पे लैंड करने से पहले कह देना कि जनाब वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो काबुल एयरपोर्ट है वो जनाब अब क्लोज हो गया है, तो लिहाजा आप लैंड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। और अगर यही चीज अफगान डेलीगेशन का पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आने पे अगर होता, मैं ऐसी एक्सट्रीम बात कर रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं कितना हंगामा पड़ता अफगानिस्तान में। लेकिन आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान, क्योंकि ओवरऑल हमारा एक मकसद है कि अफगान पीस प्रोसेस आगे चले, अफगान हमारे भाई हैं, हमने उनको नाराज नहीं करना वगैरह वगैरह, हमने उनकी हर तरीके से मदद करनी है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए वो क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग हैं जो कि नहीं चाहते थे इस स्टेज पे, जबकि अफगान पीस प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मराहल में दाखिल हो गया है। सेक्रेटरी यूके अमेरिका का सेक्रेटरी डिफेंस वहां काबुल गया, खास इंडिया से वापसी के ऊपर, और वहां पे सब टॉप लोग जो हैं अफगानिस्तान के सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी के, वो पाकिस्तान आ रही थी। हाई लेवल बातचीत चल रही है कि किस तरह पीस प्रोसेस में अफगान तालिबान के एग्रीमेंट हो जाए, इंट्रा अफगान डायलॉग। फिर 1 मई से वहां पे लोगों को अमेरिकन आर्मी ने वहां से इंखला जो है वो भी उसकी डेडलाइन है, कुछ हालात में भी कशीदगी है। तो दो फोर्सेज हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो इस पीस प्रोसेस में। एक वो जो बदमाश रोग एलिमेंट्स है इन दी अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस, और दूसरे जारी बात इंडियन, ये दोनों स्पॉयलर्स हैं। ये नहीं चाहते कि किसी तरह रोड करके हर्डल्स क्रिएट जाए और पाकिस्तान को एम्बेरस किया जाए। और मेरा ख्याल है वो शायद इस चीज में और द टाइमिंग तो लगता है कामयाब हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा किया कि कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन जो है वो शो नहीं किया। वी आर बिहेविंग लाइक अ मैच्योर एल्डर ब्रदर, और हम इस चीज को इशू बनाने के बजाय फर्दर आगे फ्यूचर में देख रहे हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन आई थिंक वी हैव टू कम अप विद अ स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट एंड स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज ऑन इट, कि हम अपना रोल जो है वो कभी नहीं छोड़ेंगे और पीस डायलॉग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से, और फिर जो इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के जानिब से, स्पेशली जो स्कूल एसोसिएशन है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का एक अहम इशू जिस पर हम बात करेंगे, साल 2020 में पाकिस्तान के चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मजमूई तौर पर 2960 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। और गैर सरकारी तंजीम के साहिल की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के निस्बत इन वाक़यात में 4% इजाफा हुआ है। ये वही वाक़यात हैं जो दिल दहला देते हैं, ये वही वाक़यात हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। और आप देखिए कि इतने सख्त कवानीन बनाने के बावजूद, इतनी बात करने के बावजूद, सोशल मीडिया हाइप के बावजूद, आप देखिए कि ये केसेस बढ़ ही रहे हैं, किसी तौर कम नहीं हो रहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन वाक़यात से ये जाहिर होता है कि इस साल रोजाना 8 से ज्यादा मासूम बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह लड़कियों के साथ जिनसी तशद्दुद की शरह लड़कों की निस्बत ज्यादा रही है। जारी अदाद शुमार के मुताबिक इस साल 1510 लड़कियां और 1450 लड़कों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के वाक़यात की तफसील में बदफैली की 985 वाक़यात, जबकि ज्यादती के 787 वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं। और ज्यादती के बाद वीडियो बनाने के 79, ज्यादती के बाद कत्ल के 80 और अगवा के 834, जबकि बच्चों की गुमशुदगी के 345 और कम उम्री की शादी के 111 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। साल 2020 में रिपोर्ट होने वाले कुल वाक़यात में से 1780 वाक़यात में जानने वाले,
109 वाकयात में पेशावर अफराद और 91 वाकयात में अपने ही खानदान के लोग मुलव्वस पाए गए हैं। साल 2020 में 468 वाकयात में अनजान लोग बच्चों से ज्यादती में मुलव्वस पाए गए और रिपोर्ट में होने वाले कुल वाकयात में से 58% पंजाब से, 29% सिंध, 7% खैर पख्तूनख्वा, 3% इस्लामाबाद, 18 वाकयात बलूचिस्तान से, जबकि 4 वाकयात आज़ाद कश्मीर और 4% वाकयात गिलगित बल्तिस्तान से सामने आए हैं। और इस साल रिपोर्ट होने वाले कुल वाकयात में से 65% दही इलाकों में, जबकि 35% शहरी इलाकों में हुए हैं। रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इस साल 87% वाकयात पुलिस के पास दर्ज हुए, जबकि 19 वाकयात को पुलिस ने दर्ज करने से इनकार कर दिया और 21 वाकयात पुलिस के पास दर्ज ही नहीं हो सके। 333 वाकयात के इंदराज की मालूमात ही फराहम नहीं की जा सकी। 2020 में बच्चों के अगवा और अगवा के बाद जिनसी ज्यादती या बदफेली के कुल 834 वाकयात रिपोर्ट हुए। कितना आसान है ये फिगर्स दे देना, 834, 333, 2900, ये वो खानदान है जो इस तमाम ट्रॉमा से गुजरने के बाद उनकी जिंदगियां बदल गई। ये वो बच्चे हैं या तो मर गए या सारी जिंदगी के लिए उस ट्रॉमा का शिकार हो गए जो कभी इससे बाहर नहीं निकल सके। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इनमें 74% लड़कियों और 26% लड़कों के वाकयात सामने आए हैं। साहिल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन वाकयात में 59% दही इलाकों में से और 41% शहरी इलाकों से रिपोर्ट हुए और बच्चों की कम उम्री में शादी के अगर वाकयात की बात की जाए तो वो भी 119 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और 2020 के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसमें 95% लड़कियों और 5% लड़कों की कम उम्री में शादी भी की गई है। और बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात को फिल्माए जाने के बारे में भी तज्जिया पेश किया गया है और जो ये वीडियोस बनाई जाती हैं बच्चों से जिनसी ज्यादती के बाद गुज़श्ता साल 70 से बढ़कर इस साल 79 हो गए हैं। और मजीद खतरनाक हकीकत यह है कि अगवा के बाद बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में भी पिछले साल के निस्बत 91% इजाफा हुआ है। और फिर हम क्या करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। मैं ये चाहूंगी कि तमाम वो लोग जो अपनी बातों में समझाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि फहाशी और टेम्पटेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गई है और कहीं ना कहीं वो लगता है कि गेटवे मिल रहा है रेपिस्ट को, ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर जो लोग अहम ओहदों पर फाइज हैं, जी हाँ, अगर मैं वजीर आजम की करूं जिन्होंने अपने उस तमाम बयान में, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, चले वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, नहीं कहना चाहिए था। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं कह सकते, विक्टिम ब्लेमिंग अलाउड नहीं है। अगर 1500 लड़कियों ने टेम्पटेशन वाला ड्रेसअप किया था या फहाशी थी वहां पर, तो 1450 लड़कों ने क्या किया था? जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? खुदारा आप कवानीन सख्त कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के बयानात से उन विक्टिम्स की इज्जत मजरू करेंगे और उनकी दिलशिकनी करेंगे। और इसके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए, चाहे वो आला हुकाम है या पुलिस एहलकार हैं। CCP लाहौर की तरह एग्जाम्पल है कि आप कभी भी किसी चीज़ को जस्टिफाई ना करें बल्कि मजीद सख्ती करें। और इसके साथ साथ अगर सख्ती की हम बात करें और अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएँ कि मजीद सख्ती कितनी की जानी चाहिए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर, वो भी एक बड़ी कल रिपोर्ट आ चुकी है कि IG पंजाब पुलिस के अहकामात पर कल मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्विस SHOs को हटाने का सिलसिला जारी है और पंजाब भर में 62 SHOs को एक ही दिन में मुअत्तल किया गया। ये वो अफसरान हैं जिनके खिलाफ इस वक्त इंक्वायरी चल रही है और उनको ये कहा गया है कि जब तक उनकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती है किसी किस्म के जो इंतजामात हैं उनके ऊपर, तब तक वो अपने किसी ओहदे पर इस तरह के ऑपरेशंस में नहीं रह सकते। और सबसे ज्यादा जो SHOs मुअत्तल हुए हैं उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और लाहौर के 7 SHOs हैं, जबकि शेखुपुरा और कसूर के 4-4, इसी तरह गुजरात, खानेवाल, भावलनगर, जेहलम, रावलपिंडी और ननकाना के SHOs भी हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल अहमद सुखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान पंजाब पुलिस भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुखेरा साहब। सुखेरा साहब, ये जो इकदाम उठाया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से और IG ने 62 SHOs को सस्पेंड कर दिया है, सबसे पहले तो यही बड़ी बात है कि मान लिया कि एक्चुअली काली भेड़ें मौजूद हैं, एक्चुअली क्रिमिनल लोग इन ओहदों पर फायज थे जो वहां पर काम कर रहे थे, तो उसके बाद कार्रवाई होना भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन जो है उनको मिलनी चाहिए पंजाब पुलिस को। सुहेल सुखेरा साहब, आप तक आवाज आ रही है? सुहेल सुखेरा साहब से अभी राब्ता हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें 8 अगर फैसलाबाद से हैं, लाहौर के 7 हैं, शेखपुरा 4-4 और फिर रावलपिंडी, जेहलम, खानेवाल, भावलनगर से 3-3 SHOs हैं, 2 सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, अटक, चकवाल, खुशाब से 1-1 है,
तो ये वो अफसरान हैं, SHOs हैं जिनके खिलाफ करप्शन की और दीगर इल्ज़ामात हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि पहले तो ये जब से अगर मतलब किसी भी अफसर पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो उसको OSD बना दिया जाता है, या फिर उनको कहा जाता है कि आप अपनी इंक्वायरी पहले फेस करें, उसके बाद आप कहीं पर ऑपरेशन में खिदमत सर अंजाम देंगे। ये भी देखें कि अंडर इंक्वायरी बहुत से ऑफिसर जो हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर दी जाती है, जहां पर जिस एरिया में या जिस डिवीजन में उनकी इंक्वायरी हो रही होती है उनको उठा के कहीं और लगा दिया जाता है और साथ साथ इंक्वायरी भी चल रही होती है। तो आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त काम है कि आप उनको बिल्कुल ही सस्पेंड करके साइड पे लगा दें कि भाई अपने पहले सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्लियर कराएं, तमाम इन्वेस्टिगेशंस क्लियर कराएं, उसके बाद आप ड्यूटी पर आ सकते हैं। आई थिंक दैट शुड बी द प्रोसेस। ये होना भी ऐसे चाहिए। सुकेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DIG ऑपरेशन पंजाब हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुहेल सुकेरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं 62 SHOs के हवाले से जो सस्पेंशन ऑर्डर्स आए कि अभी जब तक उनकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो अपनी कोई भी खिदमत सर अंजाम नहीं देंगे, ये बताइएगा ये मामला है क्या? अच्छी बात है किया ऐसा, लेकिन क्यों किया गया और क्या मतलब आइडली होता क्या है कानून में? जी थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रदर बेसिकली खुद एक्साबी का ये प्रोसेस है और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं जो IG पंजाब के नाम गनी साहब का विजन है, प्राइम मिनिस्टर साहब और CM पंजाब के जो एक बेसिक उनकी जो इलेक्शन कैंपेन जो उसका जो मेन एजेंडा था कि वो पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे कि पहले हम लोगों ने फैसिलिटेशन के लिए बेशुमार चीजें इंट्रोड्यूस की हैं जिससे पहले की बात हो चुकी है, तो अभी मेन आइडिया था कि जो अपनी सफों में हम लोग जो है वो क्लिनजिंग करें और ऐसे अफराद जो इनडिसिप्लिन है या जिनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है और ना ही तो वो पुलिस ने उसको कैंसिल किया है और ना ही इन द कोर्ट ऑफ लॉ उनको एग्जामिनेट किया गया है, तो उन्हें इस रिस्पॉन्सिबल जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जो एक रवैये की शिकायत आती है और एटीट्यूड के बारे में लोग कंप्लेन करते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए उन्हें एहसास दिलाया गया है कि आप अगर खुद लॉ और रूल ऑफ लॉ को नहीं वॉच करेंगे तो फिर आप किसी भी रिस्पॉन्सिबल जगह पे नहीं रह सकेंगे। तो ये इसी तरह जो 3 मेजर पनिशमेंट अगर किसी को अवार्ड नहीं है तो वो आदमी भी ना ही इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रख सकेगा और ना ही वो इसमें SHO अपॉइंट हो सकेगा। तो ये बेसिकली जैसे कि एक रवैया था कि जी पुलिस एक बेनिज़ाम घोड़ा है और इस किस्म की बातें जो क्रिटिक्स पुलिस के वो करते थे, तो ये बेसिकली उस चीज को कैटर किया गया है कि जो एक कॉन्सेप्ट था कि जो मर्जी सलाह दे दें जो मर्जी कर दें तो SHO तो पे आपने फिर लग जाना है, तो ये उससे एक बार कर दिया गया है उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सुकेरा साहब ये आइंदा के लिए फ्यूचर के लिए एक मिसाल भी बन गई, वो हम कहते हैं ना कि इबरत का निशान बनाना चाहिए, तो बाकी लोग जो हैं वो करने से पहले सोचेंगे। ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, आप क्विकली बताइएगा या सिर्फ वन टाइम स्टेप लिया गया? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये एक बहुत पहले भी इस तरह के स्टेप्स लिए गए थे लेकिन उसमें कुछ और क्वेरीनेस थी। इसमें अब एक बड़ा ही सेट रूल है, बड़ा वादे एक असूल मुरतब किया गया है, आपको ये लाइस दी गई है कि उसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी देखिए मेरे से ज्यादा हुई है। एक सेट रूल है, उस रूल में जो भी आएगा और जब तक आएगा तो वो उसको आप वॉच करेंगे और ये कंटिन्यू होगा। जिसके खिलाफ भी केस रजिस्टर होगा उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो किसी इंपॉर्टेंट जगह पे फाइट हो सकेगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सुहेल सुकेरा साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने बताया कि इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनूबी पंजाब में इशू क्या चल रहा है, क्यों नहीं अफसरान वहां पर तैनात हो रहे, अगर कोई तैनात हो रहे हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक फिर आते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। एक अहम और बड़ा मसला जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का जो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका, इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि 72% असामियां खाली और 200 से ज्यादा अफसरान ने वहां जाने से माजरत कर ली। तो ये मामला आखिर है क्या? क्यों माजरत की जा रही है? क्यों नहीं ये प्रॉपर तरीके से फॉल हो रहा? क्यों नोटिफिकेशंस किए जाते हैं फिर वापस लिए जाते हैं, या आखिर मिस हैंडलिंग हो क्यों रही है? इसकी वजूहात क्या है हम जानेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ साउथ जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ये जनूबी पंजाब का मामला है क्या, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया गया, एडिशनल IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर तैनात किए गए, फिर ये मामला आखिर रुका कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं?
देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो PTI की हुकूमत और क़यादत की तरफ से जो संजीदगी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से या सेक्रेटेरिएट के हवाले से दिखानी चाहिए थी, वो शायद उसका कहीं फुकदान है। पहले तो जाहिर है कि उन्हें PTI को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। आईनी तौर पे सूबे की तरफ तो पेशरफ इतनी जल्दी नहीं कर सकती थी PTI की हुकूमत, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया कि हम जनूबी पंजाब का इंतज़ामी सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। 2018 में ही ये ऐलान कर दिया गया, लेकिन 2019 में सिर्फ ये कहा गया कि जी आपको 33% जो बजट है उसमें लाजमी हिस्सा दिया जाएगा। 2019 भी गुजर गया। 2020 में जाकर पहली दफ़ा उस सेक्रेटेरिएट के हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज की तैनाती यहाँ की गई। उसी साल, पिछले साल ही 11 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत कहा गया कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी के और जो सूबाई जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज होंगे उन्हें सूबाई सेक्रेटरीज के मुकम्मल अख्तियार हासिल होंगे। लेकिन अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत उन्हें वो अख्तियार मिला नहीं था कि अब 29 मार्च को फिर ये एक लेटर जारी किया गया कि जो ये कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी के अख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हासिल होंगे जनूबी पंजाब के, वो नहीं होंगे, वो भी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को करेंगे और जो सूबाई सेक्रेटरी होंगे उनके जितने भी महकमे हैं वो लाहौर के महकमों के साथ अटैच रहेंगे। तो इस लिहाज से वो एक पूरा सेक्रेटेरिएट का जो वर्किंग की नाम तो रहता, लेकिन इंतजामी तौर पे इस इलाके में खुद मुख्तारी देने के हवाले से या अख्तियार ज़्यादा देने के हवाले से वो सारा जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया था 29 मार्च को। जाहिर है इसके ऊपर जब रद्द अमल आया तो फौरी तौर पे वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में पिछले हफ्ते मीटिंग हुई और एक बताया गया, वो नोटिफिकेशन मनसूख किए गए जिसके तहत ये कहा गया था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरीज को जो अख्तियार होंगे वो हासिल नहीं होंगे या वो इल्हाक उनको करना होगा लाहौर के डिपार्टमेंट के साथ। तो ये अब वापस हुआ है, एक वजारती कमेटी बनी है जिसके तहत अब इस पर नजर रखी जा रही है। हाशिम जमा बख्श साहब उसको लीड कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस जिसके तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज ने काम करना है, वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसकी हतमी मंजूरी दी जाए। बिल्कुल। और कहा जाता है कि जी इसमें अभी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। जी रिजवानी साहब, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि ये तो बेसिकली कोर था, ये अलग सेक्रेटेरिएट बनाने का कोर ही ये था कि खुद मुख्तार बनाया जाए, पावर्स दी जाए, वहां के लोगों के मसाइल वहीं हल हो जाएं, दे वुडंट हैव टू कम ऑल द वे टू लाहौर। अब इल्हाक करने की बातें हो रही हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा था कि यू टर्न टाइप हो गया और फिर उसमें कॉस्मेटिक तरीके से दिखा भी दिया कि हमने सेक्रेटेरिएट बना दिया है और वो फाल भी नहीं हुआ। अंदर उसके क्या है, वो खोखला सिस्टम है। जी बिल्कुल ठीक, यही हम बात कर रहे थे कि जो उन्हें इख्तियार मिलना चाहिए था। आज 2.5 साल, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो जो आपका वादा था जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का, जो एक इंतजामी मामला है, आप उसे भी पूरी तरह हैंडल नहीं कर सकी PTI की क़यादत या PTI की हुकूमत। और इसी वजह से एक साउथ पंजाब में एक रद्द अमल भी आया। आप खुद देखें कि जो मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्हें भी ये कहना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि उनकी आके पिछले 3 दिन पहले वज़ीर आला से मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने अख्तियारात को वापस लेने पर अपनी तशवीश का भी इजहार किया। बहरहाल अब फिर एक दफा उम्मीद ये दिलाई जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस को फाइनल कर दिया जाएगा और जो इख्तियार है जो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट का वो मिलेगा। लेकिन अहम बात जो आपने निशानदेही की ओपनिंग में आप लोगों ने, वो ये थी कि अभी तक बहुत से जो सीट्स हैं जो पंजाब सेक्रेटेरिएट की वो मुकम्मल ही नहीं हुई। अभी तक 20 to 30% ओहदे से फिल किए जा सके और बाकी 70% खाली पड़े हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजीदगी क्या है। इसी वजह से ऑफिसर्स यहाँ नहीं आना चाहते। ठीक है कि यहाँ पे इख्तियार तो है नहीं, काम करने का मौका भी नहीं है। बात तो ये सब कुछ ऐसे है। जमशेद साहब, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस दोबारा बनाए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले जारी हुआ, ये भी कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मियाद 6 महीने होती है, उसके बाद दोबारा से इसको लेके आना होता है टेबल पर और फिर उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि असेंबली से ये कोई एक्ट तो बना नहीं है, कोई कानून तो बन नहीं पाया। तो ये क्या वाकई हकीकत है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए था, अब दोबारा अगले 6 महीने के लिए भी दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई कानून ऐसा है नहीं असेंबली से? देखिए, इसका कानून वफाकी काबीना सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, इस सेक्रेटेरिएट की भी, और असेंबली से ये मंजूर हुआ है। ये सिर्फ एक्ट के तौर, मतलब ये सिर्फ इंतजामी सेक्रेटेरिएट है, कोई आईनी चीज नहीं है। कानून ये है कि आपने सिर्फ एक रूल्स बनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो मुल्तान के जो कमिश्नर हैं वो किस रूल के तहत काम कर रहे होंगे, या डेरा गाजी खान और भावलपुर के, ये रूल्स बने हुए हैं। ये आईनी ओहदा नहीं है, ये इंतजामिया होते हैं। ये इंतजामिया के हिसाब से आपको करना है। जब कहा यह जाता है कि इंतजामी सेक्रेटेरिएट है, ये आईनी सेक्रेटेरिएट नहीं है जिसके लिए आपको असेंबली में वो करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन था, काबीना के फैसलों के मुताबिक करना चाहिए था। काबीना इसकी अप्रूवल दे चुकी है। इंतजामी लिहाज से तो काबीना बाख्तियार है ना,
तो लेकिन मसला ये है कि उसको एक जवाब बनाया जा रहा है, यही पेचीदगियां हैं जिसको कहा जाता है कि शायद ये बहुत बड़ा मसला है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहें तो मुल्तान साउथ पूरे जो जितने भी डिवीजन्स हैं पूरे सूबे में वो भी इंतजामी तौर पे कायम है ना, वहां पे एडिशनल आईजी बैठे हैं, एडिशनल आईजी को तो इख्तियार मिल गया, यहाँ पे सारे ट्रांसफर पोस्टिंग के डीएसपी तक की सब चीजें वो कर रहे हैं, एसपी तक की भी वो कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को या सेक्रेटरीज को देने में क्या मसला? बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है कि कॉस्मेटिक तरीके से ये डिसीजन लिया गया जो अपेरेंटली तो एक बड़ा नारा बन गया कि देखें हमने जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बना दिया, लेकिन वो अंदर से कितना खोखला है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इवन ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक रिफ्ट आ गई है कि दे डोंट वांट टू गो देयर, पावर्स नहीं है, काम नहीं है, इख्तियार नहीं है, उल्टा आप जो है वो डाउन हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि ना जाए, इसलिए अफसरान ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसको टेकअप करके फोकस करके इसको बेहतर कर लेना चाहिए। शमशेर रिजवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मामला देखा जाएगा, अगर बात हो रही है रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए जा रहे हैं, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा और फिर उसको बनाया जाएगा, इंप्लीमेंट तभी होगा और फिर उसका फायदा भी आवाम को पहुंचेगा और ये जो अफसरान है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से। डस्का इलेक्शन में ज़मीनी इलेक्शन जब होना था तो जब जो हुआ वो आप तमाम पाकिस्तान ने देखा, उसके बाद अदालती कार्रवाइयाँ और फिर 10 अप्रैल की डेट फाइनल हो गई कि इस दिन ज़मीनी इंतखाब होगा, दोबारा से होगा, पूरे हल्के में होगा और उसके लिए नए SOPs भी जारी कर दिए गए। बिल्कुल, प्रिजाइडिंग अफसरान को मोबाइल फोन लोकेशन के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। अफसरान फॉर्म 45 की तस्वीर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेंगे। फिर हल्के में 2500 पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। अब अगर हम जिक्र करें इस हल्के का, तो तारीख में पहली दफा ये डिसीजन लिया गया था कि एक ज़िमनी इंतखाब को दोबारा कराया जाएगा पूरे ही हल्के में। और इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई जब इस कदर शिकायत आई कि इलेक्शन कमीशन को फौरी नोटिस भी लेना पड़ा, वरना अक्सर ऐसा होता है कि शिकायत करते रहे, मीडिया पे भी हाइप रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस तरह से एक्टिव नहीं रहा या उस तरह से नोटिस नहीं लेता था माजी में। लेकिन इसका ना सिर्फ नोटिस लिया, डिसीजन हुआ, अदालत तक मामला गया और अब दोबारा इंतखाब होने जा रहा है। जीतेगा कौन, एक बड़ा सवाल। पहले वाले मुहर्रिकात कुछ और थे जो पहले इंतखाब हुआ, अब दूसरे वाले मुहर्रिकात और हैं। नौशीन इफ्तिखार जीती हैं या अली साजिद मली जीते हैं, ये तो एक अब कल ही जब फाइनल डिसीजन आएगा पता लगेगा। लेकिन क्या सिचुएशन है और इस वक्त जो वेव होती है वो किस तरफ है? ऑब्वियसली नून लीग वहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी और पिछले कई इलेक्शन से वहीं पर नून लीग ही जीत रही है। नौशीन इफ्तिखार साहबा के पास भी बड़ी ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, वो उनकी एक पास सीट है। अली साजिद मली वो भी पहले भी यहाँ से MNA बन चुके हैं। अब ये सिचुएशन है क्या, इस वक्त सिचुएशन किस तरह से हैंडल की जा सकती है? जो पहले गलतियाँ हुई RPOs कमिश्नर्स की जानिब से या फिर इंतजामिया की जानिब से, ये तमाम मामला है, इसको कैसे हैंडल किया गया, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी सलमान आबिद साहब और हमारे साथ स्काइप पर ज्वाइन किया है हम्माद गज़नवी साहब ने, उनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान आबिद साहब, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिचुएशन ये है कि बहुत बात की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बहुत से सवालात आए, कोर्ट्स में मामला चला गया। अब ये इस वक्त जो डिसीजन हो गया वो तो हो गया, अब कल होना है इलेक्शन। बताएं कौन आपको लग रहा है फेवरेट इस वक्त? देखिए, बज़ाहिर तो लगता ये है कि PMLN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर वहाँ पे मौजूद है और उसने पिछले कई इलेक्शंस के अंदर वहाँ अपने आप को पेनिट्रेट किया है। ये जो पिछला इलेक्शन भी है ये भी बहुत क्लोज गया था और इसमें एक सतह पे बर्तरी जो है वो PMLN की नज़र आ रही थी। आखिरी 20-30 पोलिंग स्टेशन के अंदर नतीजा बदला। अब ये पहली दफ़ा, जैसे इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा एक रीपोल हो रहा है इलेक्शन, अमूमी तौर पे इस तरह से होता नहीं है। लोग ज़्यादातर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं और फिर लंबे अरसे तक वो फैसले नहीं होते। अच्छा, अब ये जो बड़ा फैसला है इसमें PTI की ख्वाहिश ये थी कि वो जो 23 पोलिंग स्टेशन है वहाँ रीपोल हो, जबकि PMLN का मौकफ था कि पूरे हल्के के अंदर जो है ना रीपोलिंग होनी चाहिए। अब वो PMLN का मौकफ तस्लीम कर लिया गया। अच्छा, अब देखिए डायनामिक्स मुख्तलिफ कैसे हो गए। मिसाल के तौर पे इस हल्के में 3 बड़े फैक्टर हैं। एक फैक्टर यह है कि जिसने 2018 के इंतखाब में उस्मान साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और 52-53 हज़ार वोट लिए थे, वो इस वक्त PTI के साथ। एक बात। दूसरा एज ये है कि जो तहरीक लब्बैक है उनका जो कैंडिडेट इस वक्त है उसने भी एक सतह पे PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और तीसरा फैक्टर जो PDM के टूटने के बाद हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे थे, अब वो PMLN का कैंडिडेट है। तो जो 4-5 हज़ार वोट पीपल्स पार्टी का है वो वोट डालता है PMLN को,
नहीं डालता, घर बैठ जाता है, या पीटीआई को रिएक्शन में जाके वोट डालता है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये चीजें देखनी होगी। मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा क्लोज मैच है, इसके बारे में कोई असेसमेंट इस वक्त करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन जो भी जीतेगा उसका मार्जिन 2-3 हजार वोटों से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लोज। देखिए पहले भी ऐसे हुआ ना, पहला भी इलेक्शन जो है 5-6 हजार के वोटों से आया ना। अब भी मुझे लगता है कि ये क्लोज मैच होगा और कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। असल में मसला ये है, अब इलेक्शन डे वाले दिन जो वोटरों को निकालना है ना, वो सबसे बड़ा। इसमें एक छोटा सा फैक्टर ये है कि जो कैंडिडेट है मल्ली साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जीतने के बाद 1 अरब रुपए का डस्का के लिए पैकेज लेके आएंगे। अच्छा पास से नहीं, हुकूमत से। कहते हैं कि जब वो जीत जाएंगे तो हुकूमत डस्का के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज देगी। अब ये देखना होगा कि ये वोटरों पे इंपैक्ट क्रिएट करता है नहीं करता, क्योंकि वोटरों को ये पता होता है कि जो गवर्नमेंट कैंडिडेट होता है ना, वही वसाइल लेके आ सकता है, अपोजिशन का बंदा जो है वो वसाइल नहीं ला सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो आपने की ना कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, अभी ज्यादा लड़ाई हमारे और इख्तलाफात किससे हैं, पीटीआई से या नून लीग से, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बहरहाल हमाद गजनवी साहब आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे सर, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और डस्का ज़िमनी इंतखाब एक इम्पॉर्टेंट मरहला जो है वो कल दोबारा से देखा जाएगा, मुकाबला देखा जाएगा। आप कैसा देख रहे हैं ओवरऑल इलेक्शन को जो कल होने जा रहा है? मैं भी दिलचस्पी से देख रहा हूँ, जैसे बाकी लोग देख रहे हैं। ये जो हल्के की शक्ल है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी करना चाहूंगा जी। ये जो इलाका है ये वो जगह है, मुझे फीडबैक बहुत ज्यादा आ रहा है अगर इसको देखिए। ये जो इलाका है ये सियालकोट वो जगह है, ये नवाज शरीफ का बेस कैंप जिसे आप कहते हैं ना, यहाँ 5 सीटें थी और 5 की 5 सीटें पीएमएलएन जीती हुई है। और ये इस इलेक्शन में नहीं हुआ, ये पीछे भी होता आ रहा है उनकी अक्सरियत यहाँ पर, बल्कि ये इलाका नहीं, पूरा ये जिसको आप सेंट्रल पंजाब कहते हैं ना, कि नवाज शरीफ की स्ट्रेंथ है ये जीटी रोड, ये सेंट्रल पंजाब, उसका वो हिस्सा है। तो वहां पर बहुत उनकी सॉलिड बेस है। वो 72 कंस्टिट्यूएंसी हो, 73 हो, वरमगान साहब हो, सुहानी साहब या ख्वाजा साहब हो या निजाज साहब हो, ये सारे लोग, शमीम साहब, ये 5 सीटें वो जीते हुए हैं। और ज़ारे शाह को तो यानी भुट्टो ऑफ डस्का कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो उनकी बेटी अब इलेक्शन है। ये 40,000 वोटों का गैप था पिछले दफा जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, लास्ट फेयर का मतलब है कि लास्ट वो इलेक्शन जिसके रिजल्ट तस्लीम किए गए थे। तो अब जो हुआ है वो तो जो भी हुआ है, लेकिन अब इलेक्शन वहां पर हम सब बहुत सरप्राइज्ड होंगे अगर पीएमएलएन वहां से इलेक्शन हार जाती है, या अगर वो क्लोजली जीतती है 2000 वोटों से 1000, वो भी बहुत हैरत का बाइस होगा। क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल सही आबिद साहब ने गिनवाए हैं, ये सारे बरूएकार आएंगे। और उसके बावजूद भी जो पीएमएलएन की ओवरऑल उस इलाके को देखिए ना, तो पीएमएलएन को एक मुनासिब लीड से वहां पर ये सीट जीतनी चाहिए। लुकिंग एट द हिस्ट्री, लुकिंग एट द डायनामिक्स ऑफ द कंट्री। लेकिन गजनवी साहब आपने कहा कि वाज़े मार्जिन होना चाहिए, सलमान साहब कह रहे हैं कम मार्जिन होगा। उसकी बेस ये है, उन्होंने कहा कि उस्मान आबिद जो कि पहले अलग से थे अब वो साथ मिल गए, उनकी हिमायत साथ हो गई है, तो अगर उनके वोट जो कि करीबन 50,000 हैं और साथ मल्ली साहब जिन्होंने ऑलरेडी 60,000 वोट लास्ट इलेक्शन में लिए थे, तो फिर तो ये ज़ारे शाह साहब की जो सीट है जिसमें उनकी बेटी लड़ रही हैं, फिर तो ये कुछ क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। ये ऐसा तो नहीं कि बिग मार्जिन फिर भी रहे? जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में जो आम आदमी की विफता बढ़ी है उसको भी शुमार कर रहा हूँ कि इस वक्त एक ओवरऑल मूड है ना यहाँ पर पंजाब में, खासतौर पे सेंट्रल पंजाब, तो मैं उसको भी फैक्टर इन कर रहा हूँ कि वहां पर काफी एक पाई जाती है जो सेंट्रल बाजार डस्का है, और वहां तो खैर आबादी बहुत ज्यादा आबादी शहर में रहती है, लेकिन बहुत से गाँव भी कम इन टू प्ले। लेकिन शहर की जो सूरत हाल है उसके बारे में आप बड़े वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि वहां से एक बड़ी लीड लेकर पीएमएलएन निकलेगी, और वो अगर कम होती भी गई तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल मार्जिन, जैसे मैंने बात की, वो उस एरिया का एक खास मिजाज है जिसको मजीद तकवीत मिली है इस महंगाई से और ये जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क। सही वज़ीर साहब, आपकी बात ये ठीक है कि बाकी फैक्टर्स भी मैटर करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन्स या पॉलिटिकल कैंडिडेट्स मैटर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की गवर्नेंस जो है वो भी बड़ा। गजनवी साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया।
अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बात कर लें कि किस तरह से इसके एसओपीज को डिजाइन किया गया है, और ये एसओपीज ही हैं जिसकी खुलकर, जिसे कहते हैं ना, दिल खोलकर खिलाफ वर्जी की गई थी लास्ट टाइम, इसी वजह से ये इंतखाब जो है वो दोबारा कराना पड़ा। आपको लग रहा है कि इस दफा हालात कुछ बेहतर नजर आएंगे? देखिए, अभी ये जो इलेक्शन कमीशन है, कल वहाँ पे अता तारड़ साहब पहुंचे हुए थे और वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब भी एक दिन गए। वो जो पाबंदियां लगी हुई थी ना, कोई रुकने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली वहाँ नहीं जा सकता, वो तो हमने अब भी देखा है कि वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या नोटिस लिया वो आपने भी देखा। अजहर मलिक साहब 1 अरब अगर ऑफर कर रहे हैं तो वो भी गलत है ना, गवर्नमेंट का कार्ड कैश करा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर खामोश नजर आएगा। अब मसला ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो अमूमी तौर पे एक रिएक्टिव अप्रोच के तहत काम करता है। वो पॉलिसी सबके लिए यकसा उस तरह से नहीं होती है, एक बात। और ये पहली दफा नहीं है। अगर आप इस तरह के वाकयात के ऊपर री इलेक्शन होने शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो है ना वो री इलेक्शन होगा, क्योंकि ये सब जगह हमने इलेक्शंस के अंदर देखे हैं। यही तरीके कार होते हैं, जो ताकतवर होता है वो उसको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि इलेक्शन री हो रहा है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी दबाव होगा। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अगर उसने कहीं पीटीआई को सपोर्ट किया पिछली दफा या इलेक्शन कमीशन के अमले ने सपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि इस दफा वो सोचेगा इस तरह की सपोर्ट करते हुए, क्योंकि वो समझता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इलेक्शन कमीशन हमें ऑब्जर्व कर रहा है। पहले भी हम काफी बदनाम हो चुके हैं। जो जली इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट, पुलिस है, बहुत सी लाइव वीडियोस होगा उनके ऊपर। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये प्रेशर सिर्फ उनके ऊपर नहीं होगा, पीटीआई के ऊपर, क्योंकि ये प्रेशर पीएमएलएन के ऊपर भी होगा, क्योंकि पीएमएलएन तो बड़ी एक्सपीरियंस पार्टी है ना इस तरह के कामों को इस्तेमाल करने की। इंतजामिया को कैसे अपने साथ मिलाना है, पुलिस को कैसे मिलाना है। देखिए, वो तो गवर्नमेंट के साथ माजरत के साथ सलमान साहब, आई वुड एग्री विद यू ऑन दिस। मुझे लगता है पीटीआई के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। गवर्नमेंट की बात अपनी जगह, पैसा फैक्टर जो है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इसको नजरअंदाज हो जाता है पाकिस्तान में। ये कौन सी नई बात है, मुझे बताएं ना। मैं तो हर इलेक्शंस को पिछले 88 से ऑब्जर्व कर रहा हूं। इलेक्शन के अंदर बेशुमार लोग इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, कोई गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में कई लोग जो है वो अपने मामला तय करते हैं, आराम से करते हैं। ये होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं दबाव दोनों पे होगा, ज्यादा हुकूमत पे है, लेकिन साथ साथ पीएमएलएन। अच्छा, पीएमएलएन की ताकत क्या है? पीएमएलएन की ताकत है ज्यादातर रूरल एरियाज के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना वहां पर है, वो वहां उसका वोट बैंक ज्यादा स्ट्रांग है। ये जो अर्बन फैक्टर है ना, यहां जो यूथ फैक्टर है, ये रिफ्लेक्ट होता है पीटीआई के साथ। इसीलिए वो बार बार जब 30 पोलिंग स्टेशन पे कह रहे थे ना रीपोल करवाएं, उसमें कुछ अर्बन के जो है ना वो पोलिंग स्टेशन थे, तो उनको ख्याल था कि हमें यहां से एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये एक फैक्टर जो अर्बन एंड रूरल फैक्टर है वो भी बड़ा मैटर करेगा। अभी तक पीपल्स पार्टी ने किसी की बराह रास्त हमायत का ऐलान नहीं किया, ना उन्होंने कहा कि हम पीएमएलएन के साथ है, ना उन्होंने अभी करेंगे नहीं ना, अभी जिस तरह से भी सही पीडीएम का हिस्सा तो है। इसका मतलब है वो ओपन छोड़ देंगे ना। अच्छा, अब वो जब ओपन छोड़ देंगे तो ये पीपल्स पार्टी का वोटर डिसाइड करेगा कि उसने वोट देना भी है या घर बैठना है, और देना है तो किसको देना है। तो मुझे लगता ही है कि ये कई फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो पिछले 10-12 दिन है जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कंपेन तो कोई उस तरह की मोमेंटम तो नहीं बना ना, कंपेन तो वही पिछली वाली है। अब ये सिर्फ छोटे मोटे मुलाकातों का सिलसिला था जो डोर टू डोर या ग्रुपों के अंदर रही है, इसलिए अब इसको गेज करना भी मुश्किल हो रहा है कि भी मोमेंटम इस वक्त क्या है। मोमेंटम वही है जो पिछला मोमेंटम वही है, उसी मोमेंटम की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, अब मरियम जो है यहाँ पे गए हमजा शहबाज, हाँ जी, इस टाइम मरियम एक्टिव नहीं है, बीमार है, एक्टिव नहीं है बीमारी के बाइस। ये फैक्टर भी देखना होगा कि हमजा शहबाज कितना पेनिट्रेट करते हैं उस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पीएमएलएन के। बिल्कुल सही, इस पर मैं हमाद गजनवी साहब आपसे जवाब जरूर लूंगी। और ये जो पीएमएलएन वाला प्रेशर की बात की आपने सलमान आबिद साहब, उससे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी एग्री नहीं करती। मुझे लगता है वो इस प्रेशर को अपना एज के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर बिक भी गई, एज यू से कि ऐसा होता रहता है, तो भी इल्जाम तो गवर्नमेंट पर ही जाएगा ना। एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट के अंडर है, पीएमएलएन के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं जाएगा। तो बहरहाल ये मामला अंडर खाते एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन उससे पीएमएलएन की साख मुझे लगता है उस तरह से अब इस पर भी बात करेंगे और आज जो फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं रिजल्ट्स में, लेकिन जिनके लिए ये रिजल्ट्स बनने हैं वो हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा और फिर अली असद मल्ली साहब, जो कि कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, एक पीटीआई से एक नून लीग से। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उनकी तारीख पैदाइश 15 अगस्त 1984 है और तालीमी काबिलियत उनकी MBA और फिर पेशे के एतबार से वो बैंकर भी हैं। और सैयदा नौशीन इफ्तिखार साबिक MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सैयद इफ्तिखारुल हसन मरहूम की साहबजादी।
साथी भी हैं। आप साबिक MNA सैयद मुर्तज़ा अमीन की अहलिया और 2018 में मखसूस नशिस्त के लिए कागजात जमा कराए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर वालिद की वफात के बाद हल्के से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं और ये नशिस्त 2008 से इन्हीं के खानदान के पास है और उनके असाजात में एक प्लॉट और विरासत के जेवरात भी शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ अली असद मल्ली साहब के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन हैं। तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो तारीख़ पैदाइश उनकी और उनके प्रोफाइल किस तरह से उन्होंने अभी तक सियासत की है। तारीख़ पैदाइश उनकी 22 फरवरी 1975 है। तालीमी काबिलियत उनकी मास्टर्स, पेशे के एतबार से वो बिजनेसमैन हैं और बरादरी उनकी जट और ब्यूरोक्रेट ख़ानदान से ताल्लुक़ है। 2002 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। फिर वज़ीर मुमलिकत बराए IT भी रहे। 2008 और 2013 के आम इंतखाबात में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया मगर नाकाम रहे। फिर 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम हुए और फिर 2019 में वाइस चेयरमैन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ओहदे पर फाइज रहे। ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जी और इनके असासों की मालियत अंदाजा 9 करोड़ 50 लाख बनती है। तो बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार हैं, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, दोनों की पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और बड़े मजबूती से वो इस इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं। कितना मार्जिन होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे, ये तो हम इलेक्शन के रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं डस्का इलेक्शन की जो कि कल है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो हुकूमत के लिए भी काफ़ी परेशान हो सकता है अगर हुकूमत इस पर नहीं जीत पाती है। सलमान आबिद साहब, हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने कहा महंगाई फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि जब ये मल्ली साहब ने अगर कह दिया जी मैं 1 अरब के प्रोजेक्ट्स लेके आ सकता हूँ तो ये कुछ चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, महंगाई ज़्यादा है कि गवर्नमेंट में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कैंडिडेट हो? असल में दो धारी तलवार होती है, डबल एज सोर्ड कि आप हुकूमत ने इनकम्बेंसी का एक बोझ उठाया आपके ऊपर और इसी तरह ये हिस्ट्री रही है कि जो बाय इलेक्शंस होते हैं उनमें हुकूमत को एक एडवांटेज भी समझा जाता है। यानी लोग ये जानते हैं कि अगर हमने अपनी गली बनवानी है, पक्की करवानी है, सोलिंग करवानी है, नाली बनवानी है तो ये काम हमारे मल्ली साहब ही कर सकते हैं, यानी हुकूमत कर सकती है। तो एक झुकाव होता है, हमेशा ये समझा जाता है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है उसको एक एडवांटेज है, लेकिन क्योंकि ये सीट का अपना एक पस मंजर भी है और फिर हुकूमत की परफॉर्मेंस भी है, उसकी वजह से वो जरा नलिफाई हो जाता है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि अच्छा ये जो आपने कहा ना 1 अरब रुपया, ये मेरा ख्याल है इस आखिरी वक्त पर इस तरह की गुफ्तगू सारे कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं और ये क्योंकि उनकी पार्टी का एक पस मंजर भी है जिसमें 1 करोड़ नौकरियां भी हैं और उसमें 50 लाख घर भी हैं और उसमें और बड़ी चीजें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पर उससे कोई खास फर्क पड़ता है। हाँ, बल्कि डिवीजन उसी तरह रहती है, सिर्फ ये है कि मोटिवेशनल लेवल क्या है और आप उस दिन इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं, अब यही फर्क पड़ता है। अब इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो फैक्टर्स नहीं होते। यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूं बात जी ओवरऑल इस इलेक्शन के हवाले से। जी ये इलेक्शन जो पिछला था उससे पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हमारी धुंध जो है वो बहुत मशहूर हो गई। सही ये फिनोमेनन। तो अब वैसे तो हमारे तमाम इलेक्शन धुंध में ही होते हैं, लेकिन पिछली दफा ये जो डस्के का इलेक्शन था ये बिलखुसूस धुंध का शिकार हो गया और उसमें बड़ी दिलचस्प लोगों ने गुफ्तगू भी की, मजाक भी इसका उड़ाया गया। लेकिन हमें अब अच्छा अगली बात साथ से जुड़ी हुई, ये जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहते हैं इलेक्शन में तो हो ही जाता है, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत धांधली तो चलती है, ये बात दुरुस्त है कि कहीं एक आधी फायरिंग हो गई, कुछ पोलिंग डिले करवा दी गई, जहाँ मालूम होता है कि ये पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पर हमारे ओपोनेंट्स का जोर है, बस स्लो करवा दी पोलिंग। ये आम चीजें हैं जो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इसी को तो एडवांटेज कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उससे जरा एडवांटेज। लेकिन ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को यानी अगवाई कर लिया जाना ये फिर एक अगली मंजिल है जिसकी वजह से ये सारी चीज नजर में बिल्कुल उसी तरह जैसे सेनेट में तो खरीदो फरोख्त होती थी, हम हमेशा से सुनते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे कैमरास लगा देते हैं ना तो फिर एक बदनामी की सतह बुलंद हो जाती है, एक नया इशू, एक नया स्कैंडल आ जाता है। सादा सा इलेक्शन भी हम नहीं करवा सकते,
एक छोटा सा इलेक्शन यानी सेनेट में क्या हुआ, वहाँ पे कैमरास लग जाते हैं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठा लिए गायब हो जाते हैं, वो धुंध आ जाती है, जिनके फोन की धुंध में बंद हो जाते हैं, वो सारी गजनवी साहब सब इंतजाम मौजूद है। अब मौसम बेहतर हो गया, धुंध गायब हो गई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्मार्टफोन दे दिए कि 8 घंटे की लाइव लोकेशन भेज दें और हम देखते रहेंगे आप कहां बैठे हैं, और जैसे लोकेशन खत्म हो दोबारा से लोकेशन भेज दें। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। मेरा सवाल ये है कि अब ये कोई नई इजादात है, ये जियो लोकेशन अब इजाद हुई है, ये स्मार्टफोन अब इजाद हुआ है पिछले महीने में, याद तो आम काम जो पहले ही करना चाहिए, फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर भेज दीजिए, कितनी सादा बात है। ये होता है पहले, मसला नियत का है, बिल्कुल सही, हम चाहेंगे ना बिल्कुल होता भी रहा है, संजीदगी से इलेक्शन करवाएं तो हम सीधा इलेक्शन करवा सकते हैं। जब लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जाएं, ईवीएम लेकर आई जाएं, तो मैं मुस्कुराता भी हूँ कि अगर हमारी नीयत दुरुस्त हो तो ये सारा कुछ मौजूद है, इलेक्शन हो सकता है बहुत सीधे तरीके से। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें साल लग सकते हैं। सलमान आबिद साहब, बात बिल्कुल ठीक है हमाद गजनवी साहब की, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हम फ्यूचर के लिए, मतलब इस इलेक्शन के लिए तो एसओपीज बने ही है, लेकिन फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं ये हम एक सेट पैटर्न कर रहे हैं कि अब जो है वो और ज्यादा सख्ती होगी, जियो लोकेशंस को देखा जाएगा, तस्वीर को देखा जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर आ जाती है जो इस वक्त, सर भूल जाए प्लीज, फैंटेसी वाली बातें ना करिए, पाकिस्तान में नहीं होने वाला अभी आने वाले दिनों में। क्यों नहीं हो सकता? अग्री कौन करेगा इस पर? अगर एग्री नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के इलेक्शन भुगतते रहे और री इलेक्शन करवाते रहे। आप टेक्नोलॉजी, सवाल ये है कि दुनिया ने जो इलेक्शन प्रोसेस के साथ अपने आप को डेवलप किया है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है ना। बिल्कुल। अगर उसकी तरफ जाना है, हुकूमत समझती है, अपोजिशन समझती है, सियासी जमातें समझती हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना होगा, तो आप जाएं अगर आप समझते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो आपका मसला हल नहीं होता। अब मैं आपको भी बता देता हूं, कल मसला हल हो जाएगा। नहीं, मैं कल मसला हल हो जाएगा। बताता हूं, अगर कल मिसाल के तौर पे, अगर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर पीएमएल इलेक्शन हार जाती है, पहला उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी मुझे बताएं, क्या हमें धांधली से इलेक्शन हराया गया? क्योंकि पीएमएलएन तो कभी इलेक्शन के अंदर अपनी हार को तस्लीम नहीं करती, उसकी तो रवायत रही है। तो अगर पीटीआई हारेगी तो पीटीआई मान लेगी क्योंकि वो हार गई है, वो धांधली किसके ऊपर लगाएगी? इल्जाम किस पे लगाएगी? इसलिए वो तो हुकूमत में है ना। लेकिन अगर पीएमएलएन हारेगी तो वो ये कहेगी कि इल्जाम तो लगते रहेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी क्लियरेंस, थोड़ी क्लैरिटी तो आ रही है ना कि आप अपनी लोकेशंस भेजें, तस्वीर भेजें, इससे बेहतरी तो आ सकती है। जैसे गजनवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहले भी मौजूद है। सवाल ये है कि आपका इलेक्शन कमीशन पेनिट्रेट करे ना, अब उसने किया है ना पेनिट्रेट। अब अगर वो तमाम इलेक्शन के अंदर ये पेनिट्रेशन करे तब जाके वो चीजों को परफॉर्म करेगा। अपने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाए, अपने इलेक्शन कमीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनालिटीज लेके आए जो बड़े फैसले कर सके, मॉनिटर कर सके। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, एमपीए एमएनए पे पाबंदी है, क्यों गए एमपीए एमएनए वहां पर? इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया उसके ऊपर मुझे बताइए। मिनिस्टर्स तक जाते रहे, वहां पे जाकर लगा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ टाइम से ना बड़ा निकलकर सामने आ रहा है, उस चीज का मार्जिन दे दें, बड़े बड़े तारीखी फैसले भी कर लिए, स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, हुकूमत से भी पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। और ये जैसे गजनवी साहब ने कहा पहले भी ये लॉस मौजूद है, अगर वो कर नहीं रहा था तो ये इलेक्शन कमीशन भी आएगी। जी गजनवी साहब कुछ कह रहे हैं। जी गजनवी साहब, मैं जो ईवीएम वाली जो बात है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली, उस पर मैं आबिद साहब से इत्तफाक भी करता हूँ और इख्तलाफ भी। वो इस तरह कि ये इलेक्शन का जो ट्रांसपेरेंसी का अमल है वो आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ये अगर हम नियत कर ले ना, तो हमारे पास तो एक भरपूर निजाम मौजूद है। और जो मुल्क ईवीएम की तरफ गए हैं उनके भी आप तजुर्बात देखिए, कहीं पर वो रिवर्स भी किया गया है डिसीजन, ताकि कई जगह तो जर्मनी ने तो बैन भी कर दिया ईवीएम मशीन, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली बैन कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, बस इंडिया हमारी बेहतरीन मिसाल है, और उन्होंने बड़ा फर्स्ट फ्री वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, यानी वो कहीं कनेक्टेड नहीं है किसी नेटवर्क पे, सिर्फ एक सीधी मशीन है जो काउंट करते हैं। जी। लेकिन उनकी हिफाजत, उनको लेकर जाना, नियत, जहां से आपने बात शुरू की थी कि नियत कौन बांधेगा और नियत किसकी साफ होगी, तभी हालात और ये रिफॉर्म जो है उसके ऊपर हम बात कर सकेंगे। और अगर नियत नहीं होगी, आपको ऐड कर दूं, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया इसको कि पहले किसी बल्दियाती इंतखाब में, फिर किसी एक हल्के में, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, वो 15-20 साल हो गए हमको। तो हम चाहते हैं कि ओवरनाइट हम यहाँ पर, हमने तो 15-20 साल का अभी आगाज ही नहीं किया, मतलब अगर आज आगाज करेंगे तो 15 से 20 साल उसमें लगेंगे इम्प्लीमेंटेशन कराने में। ये भी टाइम लग सकता है अगर, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव लेना बड़ा जरूरी है। ठीक
ठीक, बिल्कुल सही। हमाद गजनवी साहब आपका शुक्रिया, सलमान आबिद साहब आपका भी शुक्रिया। और जिस वक्त सिचुएशन लग रही है, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा टफ कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन जो भी जीतेगा अगर वो हार नहीं मानता तो फिर इसका फिर मेरा ख्याल है कि लॉन्ग रन में फायदा उतना नहीं रहता इलेक्शन। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हिस्ट्री से अपने आप को जोड़े रखना बड़ा ज़रूरी होता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को बचाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर इस पर कभी इग्नोरेंस भी दिखाई जाती है और कभी इसके ऊपर केयरलेसनेस भी दिखाई जाती है। रिसेंटली कुछ दिनों से ये मामला चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कि डेरा इस्माइल खान के बगाई आश्रम के इन्हदाम के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है कि इसको ना तोड़ा जाए, और इसके पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी हम आपको बताएंगे कि मामला है क्या। लेकिन इस वक्त ऐसे लग रहा है कि जो अदालत ने कहा था वो उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, ना वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पा रही है, और इसको तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, और दुनिया में डेवलप कंट्रीज जिसे कहते हैं ना कि मिस करते हैं, उनके पास हिस्ट्री नहीं है, विरसा नहीं है, और हमारे पास है, और हमारी ये नालायकी है कि हम उस चीज को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हिस्टोरियन असलम ईवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बगाई आश्रम असल में ये जगह कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और अभी इसका मामला ये इशू है क्यों इन्हदाम का सिलसिला जो है वो रुक नहीं पा रहा, हालांकि अदालत का स्टे भी मौजूद है इस पर? अच्छा, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस दिन से अदालत ने इस पर हुक्म इंतनाई जारी किया है उस दिन से इसकी टूट फूट जो है वो रुकी हुई है। अच्छा। और मामला अभी तक कोर्ट में है। उन्होंने कमीशन मुकर्रर किया था, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और उस पर मेरे ख्याल में 13 अप्रैल की जो है वो लास्ट पेशी है। उस पर अदालत ये फैसला करेगी कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए या इसको इसी तरह जिस तरह तोड़ा जा रहा है ये तोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बगाई आश्रम है ये बेसिकली एक इस इलाके के बहुत बड़े हिंदू सेठ थे, बिजनेसमैन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, रामदास बगाई, ये उसका आश्रम था। और ये तकरीबन कोई 120-25 कनाल पे मुहित था उस जमाने में। और इसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स थी। बगाई फैमिली के 5, 6, 7, 8 बंगले थे, उसके साथ मालियों के क्वार्टर थे, ड्राइवरों के क्वार्टर थे, गाड़ियों की जगह थी, कुछ बागात थे, और कुछ इसके साथ छोटे मोटे मंदिर भी थे। तो जब तकसीम हिंद के बाद बगाई फैमिली यहाँ से नकल मकानी कर गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें रिड्यूस होती गई, लोग कब्जा करते गए। महकमा आबादकारी जिसके पास जो कस्टोडियन का महकमा था, जो जिसके पास ये सारी की सारी मतरूका अमलाक आई थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को अलाट कर दी। कुछ तो है वो हिंदुस्तान से जो मुहाजिर यहाँ पर हिजरत करके आए थे उनके हवाले किया गया, लेकिन जो इसका कीमती पोर्शन था वो बड़े बड़े अमीर लोगों, मुक़्तदिर लोगों, सरकारी अफसरों, उन्होंने उस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से कब्जे कर लिए। ये जो बगाई आश्रम का जो बिल्कुल मरकज़ और सेंटर था, ये बगाई हाउस था। ये एक बहुत आला क्वालिटी का उस ज़माने का मशरकी और मगरबी तहजीब के इम्तजाज के एक बनी हुई इमारत थी, और इस पर गवर्नर लेवल के लोग, गैर मुल्की सयाह, गैर मुल्की ताजर वो आकर क़याम करते थे। तो ये एक प्रोफेसर ने उस ज़माने में 1974-75 में या 76 में गैर कानूनी तरीके से अपने नाम मुंतकिल करवा लिया था। अब ये इशू उनका इस वक्त भी कोर्ट में आ गया है कि इसकी जो अलॉटमेंट है वो मुश्तबे है। तो अब इस सेंटर को इसको तोड़ने के लिए जब वो कोशिश की जा रही थी तो सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई और उन्होंने जाकर कोर्ट से हुक्म इंतनाई भी लिया, और एक इंटरनेशनल लेवल पर इस पर एक मुहिम चली है कि ये हमारा सकाफती वर्सा है और इन चीज़ों को बचाया जाए, ताकि हमें पता चले कि माजी में यहाँ के लोगों की बूदोबाश क्या थी, तमद्दन क्या था, सकाफत क्या थी, किस तरह लोग सोचते थे, किस तरह रहते थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन महकमा आसार कदीमा जो है वो अभी तक उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। सही, आपकी बात असलम साहब बड़ी ज़बरदस्त है कि इनको बचाना चाहिए ताकि हिस्ट्री से जुड़ा रहे बंदा और पढ़ता रहे कि क्या हुआ यहाँ पर, क्या रवायात थी। आपने कहा कि मेरी भगत से ये अपने नाम अलॉट करा लिया गया, 50 साल गुजर के किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया, और अब फिर आप कह रहे हैं सारे कदीमा भी जो है वो भी खामोश दिखाई देता है। तो आपको लग रहा है कि मिली भगत मामला इसलिए डिले हुआ है और यहाँ तक बात पहुँच गई है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल में किसी को पता ही नहीं चला, कानो कान ये बंद खड़ा था। ये जब उसने अलाट कराया तो बिल्कुल खामोश हो गए। अब वो जो जिस बंदे ने अलाट कराया था वो एबटाबाद में रिहाइश पजीर है और वो शायद अब फौत हो गया है, उसके बच्चे हैं वो बड़े आला ओहदों पे हैं सरकारी,
बड़े मुक्तदिर लोग हैं। 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट की है महकमा सियाहत और आसार कदीमा वालों ने इसको वो नेशनलाइज करने की, लेकिन वो दोनों दफ़ा नाकाम रहे हैं। इससे पहले भी मकसद पिछले 10 साल में इस पर टीवी चैनलों पर, अखबारात में काफ़ी रिपोर्टें इस पर चली हैं। और एक दफ़ा जो यहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं समद खान, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने आकर इसका विजिट भी किया और उन्होंने कहा था कि हमारे हिसाब किताब से ये जो बिल्डिंग है ये कोई 92 साल पुरानी है और हम इसको कर लेंगे, जिस तरह वो पेशावर कपूर हाउस है और दिलीप कुमार हाउस है। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल पसपा हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो गवर्नमेंट जो है उसका वो अभी तक डलड्रम में है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी खामोश है, चीफ सेक्रेटरी भी खामोश है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी खामोश है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर लिया। और अब ये मसला थोड़ा सा सबजुडिस भी हो गया है। अब देखते हैं कि 13 तारीख को जब अदालत इस पर कोई वर्डिक्ट देगी तो फिर बिल्कुल सही है साहब। आई थिंक अदालत तो इंसाफ के तहत ही डिसीजन देगी और फिर जो पूरा सिस्टम है और डिपार्टमेंट जिनका आप जगह उनको फिर उसके ऊपर एक्ट करना होता है। तो होपफुली कुछ बेहतर ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि विरसा जो है वो मुझे लगता है कि इंटैक्ट इसको कौमी विरसा करार दिया जाना चाहिए। सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। स्टे ऑर्डर अगर आया हुआ है, कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिए हैं तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि अपनी हिस्ट्री की जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि असलम साहब भी कह रहे थे, उनके ऊपर पढ़ना, उनको बचा के रखना, ये बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे जी, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। कल एक बहुत बड़ा मार्का है जी, देखते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं। 24 न्यूज़ तो आपको मुसलसल लाइव कवरेजेस दिखा रहा होगा, वहां पे रिपोर्टिंग भी कर रहा होगा। हम आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।